हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री टेस्ट का सेट D3। इसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनअपचायी शर्करा है। अनअपचायी का मतलब होता है ऐसी शुगर जिसमें एल्डिहाइड समूह फ्री यानी मुक्त अवस्था में ना हो। और ऐसी शुगर आपके पास है सुक्रोज। माल्टोज में भी होता है और लैक्टोज में भी होता है। नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से प्राप्त होता है। तो देखिए, नाइट्रोबेंजीन होता है C6H5NO2 और इसका अगर हमने अपचयन कराया मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई और SnHCl की उपस्थिति में, तो इससे बनता है C6H5NH2 यानी एनिलीन। आंसर हमारा ये सही है। निम्न गैसीय अवस्था में निम्न में से कौन सी एमीन सर्वाधिक क्षारीय है। तो सर्वाधिक क्षारीय एमीन होती है आपकी ये वाली, क्योंकि इसके पास तीनों जो समूह है नाइट्रोजन से जुड़े हुए वो तीनों ही +I इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी हैं और इससे क्या होगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा और नाइट्रोजन को अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी हो जाएगी और ये बहुत अच्छा लुईस क्षार का काम करेगा। अच्छा, लैक्टोज के जल अपघटन पर प्राप्त होता है बीटा अल्फा बीटा फ्रक्टोज अल्फा गैलेक्टोज। इसके बेटा सारे ऑप्शन ही गलत हैं, इसमें ऑप्शन सारे गलत हैं बेटा। इसमें आपको प्राप्त जो होगा वो दो बीटा गैलेक्टोज होता है और बीटा ही ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। तो आपके पास जो सेट हो उनमें सही कर लीजिएगा, बीटा गैलेक्टोज व बीटा ग्लूकोज। सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन क्या है। प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक व चतुर्थ संरचना का वर्णन कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन था आपका प्रोटीन क्या है। तो देखिएगा, प्रोटीन जो है वो आपका आंसर ये बैठता है इसका। सही है। इसमें क्या है, प्रोटीन एक उच्च अणुभार का नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सभी एनिमल यानी जंतुओं एवं पादप कोशिकाओं के जीव द्रव्य में पाया जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुल्डर ने किया था। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द प्रोटियस से हुई है जिसका अर्थ होता है फर्स्ट यानी सबसे पहला अणु। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। सल्फर, Fe और फास्फोरस जो है वो हो भी सकते हैं। क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना और उसकी आकृति का अध्ययन करने पर इसकी 4 संरचनाएं पता चली हैं। पहली है आपकी प्राथमिक संरचना। प्रोटीन में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो अम्ल एक विशेष क्रम में जुड़े होते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के इस विशेष क्रम में जुड़ने को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहा जाता है। अब दूसरा इसका हेडिंग है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को मेनली 2 भागों में बांटा गया है। क्लियर। अब उनमें से पहला जो भाग है आपका, उसके अंदर आप लोग जो पढ़ोगे वो है इसकी अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स में क्या है, ये एक ऐसी संरचना है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन के सभी संभव हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। ये चेन क्लॉकवाइज दिशा में स्ट्रॉ के समान मुड़ी हुई होती है। स्ट्रॉ कहते हैं वो जिससे आप लोग कोई शरबत वगैरह या फ्रूटी वगैरह नल की संरचना होती है प्लास्टिक की, उस जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे स्ट्रॉ बोला जाता है। तो ये स्ट्रॉ के रूप में मुड़ी होती है और इसके फलस्वरूप प्रत्येक अमीनो एसिड जो होता है उसका NH जो समूह है वो अगले CO समूह के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद में है इसके अगले जो संरचना है वो कहलाती है बीटा शीट, ये वाली। इस प्रकार संरचना में पॉलीपेप्टाइड चेन जो है अधिकतम दूरी तक खिंची रहती हैं और आपस में अंतर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती हैं और एक प्रकार से क्या बना लेती हैं, एक शीट नुमा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। प्रोटीन की जो तीसरी संरचना है आपकी वो आपकी ये है प्रोटीन की तृतीयक संरचना। इस संरचना में क्या होता है कि प्रोटीन की तृतीयक संरचना जब बनती है तब पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में अधिक करीब आ जाती हैं और 2 प्रकार की आकृतियां बना लेती हैं, जिनमें से एक तो होती है वो गोलाकार होती है और एक होती है रेशेदार संरचना। सही है। और उसके बाद जो लास्ट संरचना होती है उसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं या चतुर्थ संरचना भी कहते हैं। ये प्रोटीन के अंदर देखने को मिलता है। कुछ प्रोटीन 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, उनकी सब यूनिट्स कहा जाता है। ये सब यूनिट्स आपस में जुड़कर चतुर्थ संरचना का निर्माण कर लेती हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका, एमिनो अम्ल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी उभयधर्मी प्रकृति को समझाइए।
हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है अमीनो अम्ल क्या है। तो देखिएगा अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, उसकी हेडिंग आपकी ये है, ये है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अमीनो व्युत्पन्न अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अमीनो एसिड में दो क्रियात्मक समूह, एक तो एमीन यानी बॉन्ड NH2 और दूसरा होता है आपका COOH, सही है, उपस्थित होते हैं। अच्छा, कार्बन की चेन में अमीनो एसिड अल्फा बीटा और गामा आदि हो सकते हैं, वो तो इसकी कार्बन की प्रकृति पर निर्भर करता है। अच्छा, इसके बाद में अमीनो एसिड जो होते हैं उसके 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन अमीनो एसिड, और एक होते हैं अम्लीय अमीनो एसिड, और एक होते हैं क्षारीय अमीनो एसिड। देखिए सबसे पहले उदासीन अमीनो एसिड को देख लेते हैं। उदासीन अमीनो एसिड के अंदर कौन सा है, ऐसे अमीनो एसिड जिनमें बॉन्ड NH2 यानी कि अमीन समूह व कार्बोक्सिलिक समूह समान मात्रा में पाए जाते हैं, तो उदासीन कहलाएंगे, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार की मात्रा बराबर होती है। एग्जाम्पल के रूप में ग्लाइसिन ले सकते हैं या एलानिन ले सकते हैं। आप ग्लाइसिन याद करके जाना, ये थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है बच्चों के लिए, सही है। अब अगला जो है वो है आपका क्षारीय अमीनो एसिड। तो देखिए क्षारीय अमीनो एसिड के अंदर कौन होता है, क्षारीय अमीनो एसिड के अंदर आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ये ऐसे अमीनो एसिड जिनमें एक कार्बोक्सिलिक समूह व 2 एमिनो समूह पाए जाते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या हमेशा एमिनो समूह से कम होती है, जिससे क्या होता है, क्योंकि ये एमिनो समूह ज़्यादा क्षारीय होता है, क्षार होता है, इसलिए ये इनकी जो प्रकृति हो जाती है वो क्षारीय हो जाती है। अच्छा, एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ये लाइसिन याद रख सकते हो। और तीसरे होते हैं अम्लीय अमीनो एसिड, और अम्लीय अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या होता है, उसमें उसका उल्टा हो जाएगा क्षारीय का, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अधिक होगी और एमिनो समूह की संख्या कम हो जाती है। उसका एग्जाम्पल हो जाता है एस्पार्टिक अम्ल। क्लियर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका फॉर्मिक अम्ल बनाने की 2 विधियां लिखो एवं इसके अपचायक गुणों की समीकरण भी लिखिएगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग फॉर्मिक अम्ल बनाने की। तो आंसर नंबर आपके पास में है ये 7वां। तो फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधियां। तो फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधियों में क्या है, देखिएगा पहली विधि है आपकी, इसमें बहुत इजी विधि है ये। कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, ये कई बार पेपर में भी आई हुई है, और ग्लिसरॉल को इसके साथ में गर्म करते हैं। ये वाला H इसके पास चला जाता है, HCOOH बन जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। और दूसरी विधि तो और भी आसान है, फॉर्मेल्डिहाइड लीजिएगा और इसका ऑक्सीकरण करिएगा। ऑक्सीकरण होगा Na2Cr2O7 और H2SO4 के द्वारा, और ये बदल जाएगा HCOOH में। अच्छा, आगे कह रहे हैं अपचायक गुणों की पर समीकरण लिखो। तो देखिएगा अपचायक गुण एक फॉर्मिक अम्ल ही कोर्स में एक ऐसा अम्ल है जो अपचायक गुण शो करता है। अब ये करता क्या है, ये आपका टॉलिन अभिकर्मक के साथ में और फेलिंग विलेन के साथ में रिएक्शन कर कर उनको अपचयित करने का कार्य करता है। करेंगे क्या, HCOOH की रिएक्शन हम लोग टॉलिन अभिकर्मक Ag2O के साथ नॉर्मली करा देते हैं। इससे बनता है 2Ag, अपचयन हो गया, CO2 बनता है और H2O बनता है। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने इसकी रिएक्शन CuO से कराई, ये फेलिंग विलेन कहलाता है, तो इसमें Cu2O बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बन जाएगा। सही है। अच्छा, अगली रिएक्शन है आपकी निम्न को पूर्ण कीजिए। तो पहला क्या है आपका A फॉर्मिक अम्ल HCOO और Ca कैल्शियम फॉर्मेट बोलते हैं, और इसका आसवन करा रहे हैं, शुष्क आसवन होता है ये। और इससे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है और फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। और फॉर्मेल्डिहाइड को अगर हमने NaOH यानी सांद्र के साथ में गर्म करते हैं तो इससे एक फॉर्मेल्डिहाइड से सोडियम फॉर्मेट बन जाता है HCOONA,
और एक मेथिल एल्कोहल बन जाता है। तो इसमें ये जो है आपका, देखिए क्या मांगा है, एक तो ए मांगा है, ए तो हो गया आपका ये, और एक आपका ये बी मांगा है, बी हो गया आपका ये। अगली रिएक्शन ये है, तो इसमें क्या करते रहे हैं हम वो लोग, एसिटिक अम्ल लेते हैं ACOOH, इसको गर्म कर रहे हैं अमोनिया के साथ में, NH3 के साथ गर्म कर रहे हैं, और इससे बनना है आपका CH3CONH2, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, NaOBr से। सही है। तो इसमें क्या बनता है आपका NaCH3COONH2, NaBr निकल जाएगा और H2O CO भी निकल जाती है, ये एक माइनस में NaBr निकलता है, और CO से रिएक्शन करके CO2 बना लेता है, और यहाँ बन जाता है CH3NH2। और अगर उसका हमने NaNO2 प्लस HCl के द्वारा रिएक्शन कराई तो इसे डाईएजुटीकरण बोलते हैं, और यहाँ बनेगा CH3OH, यानी कि मेथिल एल्कोहल बन जाता है। सही है। अच्छा, अब अगली है क्या होता है जब, क्या होता है जब में एक रिएक्शन आपसे मांग रहा है, पहले आंसर लिख लेते हैं। आंसर नंबर आपके पास ये है 8वां। एथेनल 2,4-DNP से क्रिया करता है। तो देखिए एथेनल एसिटाल्डिहाइड को बोलते हैं, ये है इसका सूत्र 2,4-DNP यानी NH2NH एक तो NO2 यहाँ लगता है, एक NO2 यहाँ लगता है, तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन ये इसका नाम होता है। H2O से रिएक्शन कर कर H2O के रूप में निकल जाता है, और यहाँ बनती है CH3CH डबल बॉन्ड NH, एक NO2 यहाँ लग जाती है और एक NO2 यहाँ लग जाता है। क्लियर। अच्छा, अगली रिएक्शन है आपकी एथिलेमिन क्रिया नाइट्रस अम्ल से होती है। तो एथिलेमिन ये पहली है, दूसरी है एथिलेमिन C2H5NH2 नाइट्रस अम्ल से होती है, यानी HNO2 से। तो देखिएगा HNO2 से तो ना करके वो असल में रिएक्शन तो इससे होती है NaNO2 प्लस HCl। सही है, इन दोनों की रिएक्शन से बनता है, तो इससे बन जाता है C2H5OH प्लस बनती है N2 प्लस बनता है H2O। रिएक्शन बैलेंस है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। फिर ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ईथर का हमारा जो लिया गया है वो आप कोई सा भी ले सकते हो, ROR। सही है। HI के साथ में से गर्म करा जा रहा है, कितने पर, 373 केल्विन पर। RI बनेगा और साथ में आपका H2O बन जाएगा। R 2 है तो 2 लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। हाँ, अगर ये कहता है डाई एथिल ईथर तो हम R की जगह क्या लिख लेते C2H5, तो यहाँ बनता C2H5I। सही है। अगली है एसिटाफिनोन सेमी कार्बाजाइड से अभिक्रिया करता है। एसिटाफिनोन का सूत्र होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसकी रिएक्शन कराते हैं NH2NH CONH2 से। रिएक्शन वैसी होगी, H2O से रिएक्शन कर कर H2O निकाल देगा, C6H5 CCH3 डबल बॉन्ड एंड NH CONH2 कार्बाजोन बनता है। अच्छा, इसके बाद है एसीटोन का जिंक अमलगम द्वारा अपचयन कराया जाता है। ये फिर रिएक्शन आ गई, इससे पिछले वाले सेट में भी रिएक्शन मिली हुई है। एसीटोन ये है CH3, इसका अमलगम अपचयन कराते हैं जिंक और अमलगम यानी Hg के साथ में, तो यहाँ प्राप्त होती है CH3 CH2 CH3। इतना समझ लीजिए, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होगा और उसके पास में जितने भी कार्बन होंगे वो सारे कार्बन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही है, इस रिएक्शन के द्वारा, और H2O बन जाता है।
अगला है एंजाइम क्या है, इसके 2 गुण एवं 2 उपयोग लिखिएगा। एंजाइम क्या है, इसके 2 गुण एवं 2 उपयोग लिखिएगा। तो देखिएगा एंजाइम की डेफिनेशन तो ये हो गई, जीवों के शरीर में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियमन करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। अतः एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक पदार्थ है जिनमें कोलाइडी विलयन बनाने की क्या होती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखिएगा इसके अंदर 2 क्या मांग रहा है, गुण। तो गुण का मतलब असल में ये विशेषताएं ही होती हैं, तो आप इसमें कोई 2 लिख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, वह रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। और दूसरा है ये शरीर में होने वाली समस्त अभिक्रियाओं का उत्प्रेरित करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद में जो आपसे मांग रहा है इसके उपयोग। तो देखिए उपयोग के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, इसका महत्व भी कर सकते हो। और महत्व के अंदर ये आ जाएगा आपका महत्व, शरीर में विभिन्न कार्य और शरीर की वृद्धि और विकास के लिए एंजाइम आवश्यक है। किसी एक भी एंजाइम के न बनने से या उसकी सक्रियता के नष्ट हो जाने से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी कि कोई उपापचयी विकार आ सकते हैं। इन विकारों में अपच होता है, अपच का मतलब खाना हजम नहीं होगा, कब्ज हो जाएगा और भूख न लगेगी आदि इसके लक्षण देखने को मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करेंगे एथेनॉल से मेथेनॉल। आंसर नंबर ये है आपका 10वां। तो इसमें क्या है, एथेनॉल से मेथेनॉल। तो एथेनॉल का सूत्र होता है आपके पास में CH3CHO। और देखिएगा मेथेनॉल प्राप्त करना है तो हम इसमें डायरेक्ट हम रिएक्शन कर सकते हैं Ag2O से, तो ये बदल जाएगा CH3COOH में। और इस पर अगर हमने N3H डाल दिया और H2SO4 की उपस्थिति में तो ये बदल जाएगा CH3NH2 में। और इसको अगर हमने HNO2 से रिएक्शन करा दी तो ये बदल जाएगा CH3OH में। और CH3OH को अगर हमने ऑक्सीकरण कर दिया Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ, यहाँ रिएक्शन में लिख लेना, तो ये फॉर्मल्डिहाइड में बदल जाता है। सही है। तो ये रिएक्शन हमारी पूरी होती है। कहाँ गई ये। अब अगला है एनिसोल से ऑर्थोमेथॉक्सीटालुइन। तो एनिसोल दूसरे नंबर पर रिएक्शन है। एनिसोल का सूत्र हमारे पास में ये होता है OCH3। और इसके क्या प्राप्त कर रहे हैं, इसकी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है CH3Cl से, और यहाँ पर लिया जाता है निर्जल AlCl3। तो देखिए ये ऑर्थो पैरा होता है, क्योंकि ये ऑर्थो वही मांग रहा है तो हमें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया। तो ऑर्थोमेथॉक्सी और क्या प्राप्त करवा रहा है, टालुइन। हो गई। अगली रिएक्शन है आपकी एसीटोन से मेसिटिलीन। तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। उपस्थिति में रखते हैं सांद्र H2SO4 और मेसिटिलीन बन जाती है यहाँ पर CH3, यहाँ CH3 और एक CH3 यहाँ होती है, और इसमें 3 बॉन्ड बनते हैं, साथ में बनता है H2O। बैलेंस करने के लिए 1 2 3 और 6 अंदर हैं, 6 3 9 कार्बन है और यहाँ 3 है, तो यहाँ पे कर देंगे 3 3 9। अच्छा, अगला आपका क्वेश्चन है बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल। तो ये भी बेटा पर्किन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, चौथे नंबर पर है। तो सिंपल सी रिएक्शन है C6H5CHO, रिएक्शन कराएंगे CH3CO और यहाँ पर O, उपस्थिति में रखेंगे CH3COONA। सही है। ये रिएक्शन पिछले वीडियो में मैंने समझाई, वहाँ से दोबारा से देख लीजिएगा। तो यहाँ बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH और COOH, साथ में साइड प्रोडक्ट निकलता है CH3COOH। सही है। पांचवी रिएक्शन है थैलेमाइड से एथेनामीन। सही है। तो गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया होती है
और इसके अंदर हम लोग CO और NH लेते हैं। इसकी रिएक्शन KOH से कराते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो है CO, N और K ये प्राप्त होता है। अच्छा, अब आगे जाकर इसकी रिएक्शन C2H5Cl से करा देंगे। तो यहाँ पर CO और N C2H5 और इसका अगर हमने NaOH द्वारा जल अपघटन करा तो C2H5 NH2 प्राप्त हो जाता है और साथ में हमारी COOH COONA सोडियम थैलेट COONA प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया भी या संश्लेषण भी कहते हैं। पिछले साल आ चुकी है बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, इस साल उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी करके जाइएगा। अच्छा, अगला है निम्न को पूर्ण कीजिए। तो देखिएगा पहली रिएक्शन आपसे मांग रहा है आंसर नंबर 10वें का अथवा C6H5 से ये प्राप्त करवा रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको बेंजीन लेनी है और बेंजीन की रिएक्शन जो है वो आप कर देना C6H5COCl। तो ये एक फील्ड क्राफ्ट अभिक्रिया है और यहाँ AlCl3 ले लेंगे तो इसके अंदर यहाँ COCH3 बन जाएगा। सही है। इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते हैं और जिस रूप में ये दे रखा है इस रूप में भी कर लेना, लेकिन इससे बेहतर है कि इस रूप में करना। सही है, क्योंकि इससे दिमाग में बच्चे को रहती है कि ये बेंजीन रिंग की अभिक्रिया है। पहली है। दूसरी आपसे कह रहा है नाइट्रोबेंजीन ले रहा है वो C6H5NO2 और इसका क्या करवा रहा है वो अपचयन करवा रहा है Fe और HCl के द्वारा। तो ये C6H5NH2 में बदल जाएगा। यहाँ हम नवजात हाइड्रोजन ले लेंगे। अच्छा, बाद में NaNO2 प्लस HCl लगा रहा है तो यहाँ पर हम लोग NaNO2 प्लस HCl लिख देंगे और 273 केल्विन पर गर्म हो रहा है। अभी 273 केल्विन पर कोई गर्म तो होगा ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ये। तो इसमें क्या करेंगे C6H5 डाईएजुटीकरण होती है ये N डबल बॉन्ड NCl और इस पर H2OHN की प्रेजेंट में रिएक्शन हो रही है H2OHN की प्रेजेंट में। तो यहाँ C6H5OH निकलेगा। सही है, और प्लस में HCl और N2 भी निकल जाएगी। क्लियर। अच्छा, अगली रिएक्शन आपसे कह रहा है ये रिएक्शन तीसरे नंबर की। तो इसमें हम थोड़ा खोल के लिख लेते हैं CH3CH3CH3O और C2H5। सही है। इसकी रिएक्शन किससे करा रहा है HI से। तो I उस कार्बन पर जाएगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें ज़्यादा स्टेबल यही वाला है। तो यहाँ बनेगा CH3 ऊपर CH3 I प्लस C2H5OH। क्लियर। अगली है रिएक्शन एनिलीन की। सही है। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर हम लोग C6 इसको ऐसे लेंगे, यहाँ पर NH2 लगाएंगे, H2SO4 के साथ रिएक्शन गर्म कर देंगे। तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशी है। एक बार SO3H ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पर लगेगा। सही है। अच्छा, अगले रिएक्शन में क्या कह रहा है वो आपसे एक एरोमेटिक यौगिक A जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर B बनाता है, जो Br2KOH के साथ गर्म करने पर अणु सूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है। ABC यौगिक की संरचना बनाइए।
देखिएगा ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और अक्सर पूछ लिए भी जाते हैं और नंबर ज़्यादा दिलवाते हैं। बस ये है दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ता है नेम रिएक्शंस को। मोस्टली नेम रिएक्शन से ही पहचान हो जाती है। जैसे Br2 KOH से रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब ये कोई ना कोई एमाइड होगा, और वो अमोनिया से रिएक्शन करके प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब अमोनिया से रिएक्शन करके एमाइड प्राप्त हो रहा है, तो वो बेंजोइक अम्ल हो सकता है और कन्फर्म वही होगा। तो C6H5COOH की रिएक्शन हमने अमोनिया से करी तो इससे क्या प्राप्त होगा, C6H5CONH2, सही है। और C6H5CONH2 की रिएक्शन हम Br2 और KOH से कराते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है C6H5NH2, सही है। अब इसमें A मांग रहा था तो A बेटा ये है, B ये है और C ये है, सही है। तो ये 2 रिएक्शनों से काम चल गया हमारा। देखिएगा इसका सूत्र कंप्लीट देख लेते हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे C6H 5 और 2 7 और N, देखिएगा यही है ना, C6H7N, सही है। ये बराबर हो गया इसको, तो देख लीजिए 2 ही रिएक्शन हो गई और ये अगर पेपर में आता है तो कम से कम 4 नंबर का आएगा ये। और इसी के साथ आपका लास्ट सेट था केमिस्ट्री टेस्ट का, सेट D3 कंप्लीट होता है।